अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 5 है। इस लेक्चर से हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस एक्सरसाइज में करना क्या क्या है। इसमें कुछ अहम डेफिनेशंस हैं, कुछ लॉज हैं, लॉ हैं कुछ लॉ। अब सबसे पहला है हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन। इसको समझते हैं कि ये होता क्या चीज़ है। अब रेडिकल में अगर सिंपल बताऊं तो जज़र के तौर पे आप याद रख लेना इसको। If n is a positive integer greater than 1 and a is a real number, then any real number x such that, अब ये इसमें ये इस फॉर्म में होगा ये टर्म। अब वो इसमें बेसिकली डेफिनेशन में कह रहा है कि n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब रियल नंबर का मैंने डीपली बता दिया था लेक्चर 1 में। तो ये कि इसको कहेंगे क्या, एक nth रूट ऑफ ए। समझ आइए, एक सिंपल मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, फिर मैं डिटेल से इसको बताता हूँ कि ये कह क्या रहा है, इसमें होता क्या है ये। अब ये एक्सप्रेशन सिंपल, अब ये पॉजिटिव n होना चाहिए। अब n की जगह पे कोई भी हो सकता है, अगर कुछ ना हो तो वो होता है 1/2। हम सिंपल लिख लेते हैं रेडिकल। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे हमने x के ऊपर जज़र कह लो, रेडिकल कह लो, लिख दिया। अब इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव ही रहेगा। ए क्या है, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसमें पढ़ते हैं जो जो साइन इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले हुआ है ये जज़र, रेडिकल। ये सिंपल है, इसको कहेंगे रेडिकल। रेडिकल। और उसके बाद जो हमारे पास होती है ए, रेडिकल साइन के अंदर कोई भी वैल्यू रियल नंबर, उसको सिंपल कहते हैं रेडिकेंड। अगर मैं अब इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ सिंपल, कि रेडिकेंड क्या होता है। a real number under the radical sign is called रेडिकेंड। समझ आ गई है कि रेडिकल साइन के अंदर जो भी रकम होगी उसको सिंपल कहेंगे रेडिकेंड। अब इसी में ज़रा गौर करो, ये क्या है, रेडिकेंड। समझ आ गई है ये नहीं। अब इसके बाद ये n है। n क्या चीज़ है, इसको सिंपल मैं कहूँ तो n है इंडेक्स। इंडेक्स कह दो उसको, उसकी डिग्री कह दो, इंडेक्स या डिग्री। समझ आ गई है, दोबारा बता देता हूँ मैं। अब इसमें उसने जो सिंपल कहा है कि वो ये चीज़ है कि n क्या होगा, n पॉजिटिव इंटीजर होगा, a उसमें रियल नंबर होगा, और जो रियल नंबर है वो जज़र के अंदर होगा तो उसको हम सिंपल कहेंगे रेडिकेंड। समझ आ गई है। अब इसमें रेडिकेंड की डेफिनेशन भी लिख दी है, अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकेंड। अब इसमें दरअसल बेसिकली इस रेडिकल साइन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो था क्रिस्टोफ रूडोल्फ। ये मैथमेटिशियन था जर्मन, इसी ने इंट्रोड्यूस किया था रेडिकल साइन को। इसने बुक लिखी थी अलजबरा पे, उसका नाम था डाइक्रॉस। उसमें इसने ज़िक्र किया हुआ था इस साइन का। अब इसमें ये साइन होगा, इस पे हॉरिजेंटल लाइन नहीं होगी। समझ आ गई है। अब रेडिकल एक्सप्रेशन की नेक्स्ट है हमारे पास। इसी रेडिकल एक्सप्रेशन को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिख सकता हूँ, एन ए। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा तो सिंपल मैं लिखूँगा 1/n। समझ आ गई है। ये रेडिकल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसके बाद है हमारे पास
कुछ इंपॉर्टेंट्स ला हैं रेडिकल के जज़र के वो ला होंगे जिसमें जज़र होगी। अब सबसे पहला ला है सिंपल nth रूट ही है और रेडिकैंड में दो टर्म्स हैं ए और बी, दोनों डिफरेंट है, तो हम सिंपल इसको अकेले अकेले पे भी लिख सकते हैं। इसके nth रूट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, डॉट लगा सकते हो, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। इसी तरह दूसरे पे भी लिख सकते हैं, बी पे भी। अब मैं इसको ना एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ तो मज़ीद समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज कि हमारे पास है क्यूब रूट 15 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 को 3 5 या 5 3 15 ही होता है ना, इस तरह इसको अकेले अकेले पे लिख देना है जो उसका इंडेक्स है या डिग्री सिंपल कह दो। बुक वालों ने सिंपल इसको इंडेक्स इस्तेमाल किया तो मैं भी इसको इंडेक्स ही कहूँगा। इस तरह बेसिकली ये है उसकी एग्जांपल। अब मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि अगर दो टर्म्स पे हो इकट्ठा रूट और उस पर इंडेक्स कुछ भी हो सकता है तो हम उसको 1 बाय 1 अकेले अकेले पे लिख सकते हैं। सेंटर में डॉट का मतलब है उनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। नेक्स्ट सेम इसी तरह अब इसमें जो रेडिकैंड है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो सेम इसी तरह जिस तरह ऊपर की है अकेले अकेले पे कर दिया था तो इस पे भी अकेले अकेले पे कर देंगे। ए पे लैदा कर दिया और बी पे भी लैदा कर दिया, इसको समझ आ गई है। इसको जब थर्ड इसका ला है कि इसको मैं अगर सिंपल समझाऊं तो अब मैं अभी पीछे बता के हटाऊं कि हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखो इसको भी, ए की पावर m है और 1/n आ जाएगा। अब n m और 1/n ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिंपल मैं इसको लिख सकता हूँ n जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ m/n। इसको दोबारा मैं लिखने लगा हूँ 1/n और बाहर m लिख सकता हूँ इस तरह। समझ आइए, लिखने का मेथड थोड़ा सा समझना है कि पहले सिंपल उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर उनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया था m/n। m को साइड पे कर दिया, 1/n रहने दिया। अब 1/n को दोबारा मैं रेडिकल में लिख सकता हूँ ना। लिखो इसको, a nth रूट ऑफ a और बाहर क्या था m। तो ये बेसिकली उन्होंने इसके बाद डायरेक्ट ये इस्तेमाल किया, मैंने इसको ओपन और सिंप्लीफाई करके बता दिया कि ये बनता कैसे है। समझ आ गई है। इसके बाद इसका फोर्थ ला है रेडिकल का ला, इसको भी ज़रा समझना कि मैं इसको सिंपल लिखने लगा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, a 1/n। ये 1/n इसी का आया है जो उसका इंडेक्स था। अब ये n रह गया तो ये n ये आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे होती है, ये n के साथ कट गया तो सिंपल क्या रह गया, a। समझ आ गई। ये बेसिक और ये इस्तेमाल भी होंगे एक्सरसाइज में, इसको अच्छी तरह याद करना है। लॉ ऑफ रेडिकल इसके 4 ला, चारों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। समझ आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिसेस और इसको सिंपल हम कह देते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। नाम दो मुख्तलिफ हैं, मतलब एक ही है दोनों का। अब सबसे पहले देखो इसका फर्स्ट लॉ है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों में बेस एक जैसी हो, बेस शर्त ये है कि बेस एक जैसी होनी चाहिए, बेस ए दोनों की सेम है। पावर्स मुख्तलिफ हो सकती हैं तो दोनों की पावर्स फिर क्या होंगी, ऐड होंगी, बेस एक हो जाएगी m+n। समझ आ गई है कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों, उनमें डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, उनमें बेस बराबर हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, प्लस होती हैं। अब इसको मैं एग्जांपल से बताऊं तो लेट्स सपोज हमने कोई वेरिएबल ले लिया है x, उसकी पावर 2, वो मल्टीप्लाई हो रहा है x उसकी पावर है 5। अब दोनों में बेस एक जैसी है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। 2 + 5 तो ये कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। समझ आ गई है। अब इसी तरह इसका सेकंड लॉ है,
एक्सपोनेंट का या इंडिसेस का। सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर बेस के पावर हो और उन दोनों की पावर हो तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, सिंपल। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा mn। समझ आई है कि अगर एक टर्म है उसकी पावर हो तो उन दोनों होल की पावर हो तो वो पावर पावर हमेशा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती है। समझ आ गई? ये पुरानी बुक्स पे भी था। 2.4 के लास्ट 2 क्वेश्चन थे मे बी, हाँ 2 क्वेश्चन थे, दोनों मुख्तलिफ थे। समझ आइए, समझ आ गई सेकंड लॉ की। अब इसी तरह नेक्स्ट है, इसकी मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ तो मज़ीद समझ आ जाएगी। ये बेस है, इसकी पावर है लेट्स सपोज 2 रख लेते हैं और इन दोनों होल की पावर है 3। अब 2 3 से क्या होगा? मल्टीप्लाई, 2 3s आर 6। समझ आ गई है? अब नेक्स्ट है इसी का थर्ड लॉ कि अगर 2 टर्म्स हों और उनकी पावर हो, 2 टर्म्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो वो उन दोनों की पावर अगर इस तरह हो ना कि ब्रैकेट के बाद पावर हो, तो ब्रैकेट में जो टर्म्स होंगी उन सब की पावर होगी। समझ आई है? अब इसका मतलब क्या है कहने का? ए की पावर भी n होगी और बी की पावर भी क्या होगी? n, या एक्सपोनेंट n होगा। समझ आ गई है या नहीं? अब इसी तरह है इसका फोर्थ लॉ, ये है फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इस फ्रैक्शन फॉर्म को समझना है, जिस तरह हमने उसका रेडिकल का लॉ किया था, सेम इसी तरह ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब इसमें दोनों की होल की पावर n है, तो मैं इसको अकेले अकेले पे लिख सकता हूँ, a की n और b की भी n। समझ आ गई है? इसी तरह है नेक्स्ट है इसका लॉ 5। अगर 2 टर्म्स उनकी बेस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो उनकी पावर्स क्या होंगी? माइनस होंगी। ये याद रखना है आप लोगों ने। बेस 1 है, शर्त ये है कि बेस 1 होनी चाहिए। बेस 1 है तो पावर्स क्या होंगी? माइनस होंगी। समझ आ गई है? अब इसका लास्ट है लॉ, इसका 6 लॉ। ए की ज़ीरो होती किसके बाद? इक्वल है 1 के। अब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो होती है बेसिकली 1 के इक्वल। लेट्स सपोज 2 की पावर, ये भी 1 के इक्वल। ए की पावर 0 वो तो ऑलरेडी लॉ में ही है कि इक्वल 1। एक्स की पावर 0 वो भी 1। कोई बड़ी से बड़ी वैल्यू भी हो, उसकी पावर भी अगर 0 होगी तो वो भी किसके इक्वल होगा? 1 के ही इक्वल होगा। ये बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है। अगर मैथ की बेस है तो ये बेस बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं मैथ में। ये इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होगा आगे एक्सरसाइज में। अब इसके बाद है कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 7 है, वो कह रहा है इसमें सिंपलीफाई कह रहा है। सिंपलीफाई का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं कि हमने इसको सॉल्व करना है, उस वक्त तक सॉल्व करना है कि इससे आगे उसका मज़ीद सॉल्यूशन पॉसिबल ही ना हो। समझ आई है? अब इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। अब है बेसिकली ये 4th रूट है, इसको मैं लिखने लगा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 16 x की 4 y की 8, ये इसको कन्वर्ट कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसमें 16 है, 16 के मैं फैक्टर्स फाइंड कर लूँगा सबसे पहले कि इसके फैक्टर्स क्या निकलते हैं। 2 के टेबल 2 8s आर 16, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। अब इसके फैक्टर कितने निकले हैं? 2 के 4 निकले हैं। लिख लो इसको। 2 कितनी दफ़ा है? 4 दफ़ा है, तो 4 लिख लिया इसको। बाकी सारा का सारा वैसे रहने दो, 1/4। अभी ला करके हटें कि अगर उसमें उसकी पावर हो, ये ऊपर किया अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, कि ब्रैकेट में जो टर्म्स या वैल्यूज़ होंगी उन सब पे ये उनकी पावर आएगी। तो अब इसमें 3 है टर्म्स, ज़रा गौर करो। तो तीनों पे क्या होगा? 1/4, 1/4 केले केले पे आ जाएगा। 1/4 x की 4, 1/4 y की 8 मल्टीप्लाई 1/4। अब ऊपर नीचे कैंसिलेशन होते, 4 4 के साथ कट गया, 4 4 के साथ कट गया, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। तो सिंपल क्या चीज़ रह गई हमारे पास? ये 2 रह गया। यहाँ क्या रह गया? x, और यहाँ y की 2 रह गई, y की पावर
2। तो इससे आगे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ आ गई है। इसको सिंप्लीफाई किया है, सबसे पहले 16 के फैक्टर्स फाइंड किए हैं। फैक्टर फाइंड करने के बाद जो उसकी पावर थी, एक्सपोनेंट था, उसको केले केले पे कर दिया है हर एक टर्म पे। उनके बाद उनकी कैंसिलेशन की है, तो सिंपल ये हमारे पास आंसर आ गया उसका 2xy की पावर 2। अब इसके बाद इसी का एग्जांपल 7 का पार्ट सेकंड है, इसको भी देख लो। अब इसमें ये क्यूब रूट है, सबसे पहले काम वही करना है जो पहली एग्जांपल में किया था। इसको कन्वर्ट कर लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 7 x की पावर 6 है, y की 9 है और z की 3 है। अब 27 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, क्या निकलते हैं। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स आ रहा है, तो सिंपल लिख देंगे 3 की पावर 3। बाकी सारे के सारे वैसे रहने देंगे। अब अकेले अकेले पे कर दो। 3 की 3 1/3, होल पे था ना, होल की पावर थी तो अकेले अकेले पे आ जाएगी। x की 6 मल्टीप्लाई 1/3, y की 9 1/3 और z की 3 1/3। जो कट रहे हैं काट दो ऊपर नीचे। 3 3 के साथ कट गया, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3 के साथ कट गया। अब जो रह जाएगा वही हमारा आंसर होगा, 3 रह गया सिंपल। x की 2, ये 2 बचे हैं ना, y की 3 और सिंपल z रह गया, तो ये क्या होगा हमारे पास आंसर होगा। इसके बाद इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। समझ आ गई है। सिंप्लीफाई का मतलब भी बेसिकली ये है। अब ज़रा थर्ड पार्ट पे गौर करो। 64 है, इसकी पावर -4/3 है। अब इसको अब हर किसी का अपना मेथड है, जिसको जो इजी लगता है वो कर ले। मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं, और बाकी की वैसे मैं एक्सरसाइज भी अगर करवाऊँगा तो मेरी कोशिश ये होगी कि जो पावर में डिनोमिनेटर में है, लेट्स सपोज यहाँ 3 है, 3 अगर हो, 2 हो, 4 हो, तो जो अंदर उसके वैल्यू होगी उसको मैंने फैक्टर उस हिसाब से लेने हैं कि ये जो फैक्टर निकलेंगे बाद में 3, जो लेट्स सपोज के यहाँ निकलता है 2 के 3 निकला है, तो 3 3 के साथ कट जाएं, इस तरह कैंसिलेशन पॉसिबल हो सके। समझ आई है, नहीं आई होगी, मैं मज़ीद इसको ना एक्सप्लेन करता हूँ, सॉल्व करने के बाद में भी अच्छी तरह समझ आ जाए आप लोगों को। 64 है, सबसे पहले 64 के फैक्टर्स फाइंड करने। मेरी कोशिश है कि मैं इसको 3 में की फॉर्म में लेके आऊँ। 4 के साथ करते हैं, 4 1s are 4, 4 6s are 24, 4 4s are 16 और 4 1s are 4। 4 के कितने बने हैं, वो जो मैं कह के हटा था ना, तो यही बात थी कि मैं इस अंडर वाइड टर्म को ब्रैकेट के अंदर इसको मैं उस फॉर्म में लेके आऊँगा जो बाहर डिनोमिनेटर में होगी। समझ आई है। -4/3, ये 3 3 के साथ कट गया, क्या रह गया, 4 की -4। अब माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए इसका। अब इस माइनस को प्लस करने के लिए मैं इधर ही इसको बटे की फॉर्म में लिखने लगा हूँ। जब नीचे जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस। अब 4 को अगर मैं 4 टाइम ओपन करूँ, मतलब कि 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा सिंपल 256। समझ आ गई है। अब वीडियो लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह इसी के 2 पार्ट कर लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हो चुकी है, एग्ज़ाम्पल 7। अब आगे सर्ट्स है और उसकी एप्लीकेशंस है, तो इंशाल्लाह इसी के पार्ट 2 में मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी को इसमें से कि समझ नहीं आई तो उन्होंने पूछ लेना है मुझसे, सही है। अल्लाह हाफिज़। अब सेकंड लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहाँ से सर्ट और उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे।